देखिए, ये गवर्नेंस है जो GS2 का पार्ट है और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले विषय सूची देखते हैं कि गवर्नेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शासन व्यवस्था क्या होती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं, है ना। शासन व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होती है, बुरी शासन व्यवस्था कैसी होती है ना। नूलन कमेटी ने क्या सिफारिशें दी थी शासन व्यवस्था के बारे में, है ना। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है शासन व्यवस्था के बारे में, हमारे देश में अच्छी शासन व्यवस्था के उदाहरण क्या हैं जो ERC ने दिए थे। हाँ, फिर हम पढ़ेंगे पारदर्शिता। सबसे पहले हम पारदर्शिता की डेफिनेशन देखेंगे जो वर्ल्ड बैंक ने दी थी कि पारदर्शिता क्या होता है। फिर हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम देखेंगे पारदर्शिता क्यों इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम समझेंगे पारदर्शिता के कुछ कुछ केसेस में नुकसान कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे पारदर्शिता के लिए कौन से एक बनाए, इसमें हम RTI एक पढ़ेंगे पूरा, जो हालांकि यहाँ भी पढ़ेंगे लेकिन RTI एक पढ़ेंगे, है ना। उस तरीके से हम पारदर्शिता को कंप्लीट करेंगे। फिर है ना अगला पॉइंट है जवाबदेही। जवाबदेहीता क्या होती है ना। जवाबदेहीता क्यों, कैसे, मतलब जवाबदेहीता का इम्पोर्टेंस क्या है, जवाबदेहीता को कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। जवाबदेहीता का अर्थ तो हम समझेंगे, साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जवाबदेहीता की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब अगर एक संस्था जवाबदेह है तो मतलब वो किन चीज़ों का पालन करती है ना। हम देखेंगे जवाबदेहीता से मतलब क्यों, क्या चुनौतियाँ हैं जवाबदेहीता का महत्वपूर्ण, जवाबदेहीता का पालन करने में क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे नागरिक घोषणा पत्र। इसके बारे में हम ना पढ़ेंगे कि नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, एक अच्छे नागरिक घोषणा पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ना। नागरिक घोषणा पत्र हमारे देश में इतना प्रचलित क्यों नहीं है, या फिर इसमें चुनौतियाँ क्या हैं कि अभी तक ये इम्पैक्टफुल नहीं बन पाया है ना। कुछ आगे की राह देखेंगे कि नागरिक घोषणा पत्र में ये कर लो वो कर लो तो ये और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, और ये सिलेबस में मेंशन है तो इसलिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार, है ना। सूचना के अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि ना सूचना का अधिकार, एक मिनट, सूचना का अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार क्या होता है। RTI क्या है, वो कब आया, उसमें क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स यानी कि हितधारकों के लिए सूचना का अधिकार किस मायने रखता है, सूचना के अधिकार का उपयोग क्या है, और सूचना के अधिकार में हमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए, मतलब जो ERC ने बताए थे वो। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे E गवर्नेंस। E गवर्नेंस प्रश्न हमेशा आता है, मतलब हमेशा एक प्रश्न मान लीजिए आता ही है ना। E गवर्नेंस क्या होता है, इसके उपयोग क्या है ना। E गवर्नेंस क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन बतानी चाहिए, और वो भी किसी ऑथेंटिक पार्टी की डेफिनेशन, है ना। E गवर्नेंस का प्रयोग हम कौन कौन से विभागों में करते हैं, क्या क्या लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं E गवर्नेंस के, है ना। E गवर्नेंस की कौन से मॉडल हो सकते हैं, हाँ। E गवर्नेंस की सफलताएं क्या हैं कि E गवर्नेंस ने ये किया वो किया, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी संभावनाएं क्या हैं, मतलब भविष्य में E गवर्नेंस क्या क्या कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां होती होंगी, वो क्या कमियां हैं, ICT से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, प्राइवेसी से जुड़ी हुई, है ना। और इनकी सफलताएं क्या हैं, मतलब हमने ऐसा कौन कौन सी सक्सेसफुल केस स्टडी देखी है ERC में जो E गवर्नेंस के बारे में थी। मॉडल मतलब हम E गवर्नेंस को किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये इस बारे में है ना। फिर हम देखेंगे कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्या होती है ना, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इससे कंपनी को कैसे लाभ होता है, इससे समाज को कैसे लाभ होता है, इससे सरकार को कैसे लाभ होता है, और अन्य हितधारकों को कैसे लाभ होता है, और इसके पालन करने में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसे हम समझेंगे। फिर ना कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था के बिना हम कुछ सक्सेसफुल केस स्टडीज़, कुछ मॉडल वगैरह देखेंगे, और फिर आगे की राह लिखकर ERC ने जो बताई होगी हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में फिर बाद में सिविल सेवकों की भूमिका। इसमें ना 5 भूमिका होती हैं सिविल सेवकों की, है ना। जैसे नीति निर्माण, अनुपालन, है ना, क्रियान्वयन, है ना, परसुएशन, है ना। इस तरीके से कुछ 5 समथिंग होती हैं जो है ना आपको जाननी चाहिए, और है ना आपको इसको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पेपर में बहुत आता है। और इसका एक इंट्रोडक्शन होता है कि ये ना सिविल सेवकों को क्या कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, इसके लिए महत्वपूर्ण कोड्स होते हैं, है ना, वो हमें लिखना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक टॉपिक है। तो जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। औपचारिक अधिनियम, औपचारिक संगठन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, औपचारिक संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सरकार के मंत्रालय और विभाग ही पूछते हैं ना कि ये वाला मंत्रालय या फिर ये वाला पद क्या काम करता है ना, और इसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। और कुछ स्टेटमेंट देके पूछते थे कि ये वाला मंत्रालय पहले बहुत सक्रिय था लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसमें कमियाँ देखने को मिल रही हैं, है ना। फिर सुझाइए, चर्चा करिए और आगे की राह बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं ना ये लोग। सरकार के मंत्रालय और विभाग, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, है ना। न्यायिक निकाय समझते हैं हम, अर्ध न्यायिक निकाय, है ना। सांविधिक निकाय,
सांविधिक निकाय मतलब जो विधि से निर्मित होते हैं वो निकाय। विनियामक निकाय, विनियामक निकाय मतलब जो निकाय किसी चीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं वो भी नियामक निकाय होते हैं। सामुदायिक निकाय मतलब जो विधि से बनते हैं। और न्यायिक निकाय मतलब जो क्वासी जुडिशियल इन नेचर होते हैं, मतलब वो जुडिशियरी नहीं होते हैं, यानी कि वो न्यायपालिका नहीं होते हैं, लेकिन वो अर्धन्यायिक होते हैं, कुछ कुछ केसों में न्याय देते हैं। ठीक है, फिर हम अनौपचारिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक संगठन का प्रश्न भी हर साल आता है कि अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, वो सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं, दबाव समूह के लाभ लिखिए, उसकी हानि लिखिए, दबाव समूह के विभिन्न हितधारकों को मतलब कैसे प्रभावित किया है। फिर दबाव समूह को किसी और टॉपिक से जोड़ते हैं, जैसे कि दबाव समूह ने भारत के लोकतंत्र को और सशक्त बनाया, तो लोकतंत्र और दबाव समूह दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। या जैसे कि दबाव समूह ने सरकार को अधिक उत्तरदायित्व बनाया, तो उत्तरदायित्व वाला टॉपिक, गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक, और दबाव समूह को जोड़ दिया। इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों के बारे में मतलब अलग अलग हेडिंग बना के या फिर एक ही हेडिंग में 3 पॉइंट डाल के लिखने चाहिए। तो नागरिक समाज, अनौपचारिक संगठन में नागरिक समाज संगठन और इसकी भूमिका है ना। तो अनौपचारिक संगठन में दबाव समूह, नागरिक समाज संगठन, इसकी शासन प्रणाली में भूमिका। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उसकी विशेषताएं, चुनाव आयोग और चुनाव, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिक समाज संगठन मतलब हो गया एनजीओ। ठीक है, शासन प्रणाली में उनका भूमिका, इसमें है ना शासन प्रणाली, जैसे ये 3 हो गए है ना। ये नागरिक समाज है, ये सरकार है, ये निजी है, और समाज जो बेस्ट समाज होगा ना वो ऐसा होगा जो तीनों लोगों को अपने अंदर समाहित करता होगा, है ना। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मतलब आरपीए, ये प्रश्न भी हर बार आता है कि आरपीए क्या है, आरपीए की विशेषताएं बताइए, आरपीए ने कैसा है ना चुनावों को बदला है, चुनाव आयोग के बारे में बताइए, चुनाव आयोग ने कैसे चुनावों पर प्रभाव डाला है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होते हैं, जनप्रतिनिधि की कौन सी धाराएं हैं जो करप्शन को रोकती है, इस बार का क्वेश्चन आया था ना। जनप्रतिनिधि की अधिनियम की धाराओं के बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, उसमें कमियां बताइए, सुधार के उपाय बताइए। चुनाव आयोग के बारे में भी वो सब यही पूछते हैं, चुनाव आयोग के अलग अलग हितधारकों की दृष्टि से देखिए कि चुनाव खुद के दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से वो कौन से काम कर रहा है और कौन से काम किए जाने बाकी है ना, कौन सी गलतियाँ कर रहा है वो, चुनाव को कैसे निष्पक्ष बनाता है, ये सब इसमें है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे पढ़ेंगे पूरा। हाँ।